हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या फ़र्क होता है। इससे पहले हमने पार्टनरशिप एक्ट की जनरल इंट्रोडक्शन, इसके एसेंशियल एलिमेंट, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट, उसका नेचर और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमने पहले कवर कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मैंने तीन चीज़ें बनाई हुई हैं। फर्स्ट, बेसिक ऑफ कंपैरिजन, किस चीज़ पर हम कंपैरिजन करेंगे, देन पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में डिफरेंस क्या है उस बेस पर। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर क्या डिफरेंस है। अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करने वाले एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार बनती है, इसके अनुसार डिसॉल्व होती है, इसके अनुसार रजिस्ट्रेशन इसका होता है। लेकिन वहीं पर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनीज को रेगुलेट करने वाले एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब अमेंड हो गया है, चेंज हो गया है और 2013 में चेंजेस आए थे, इसलिए हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हमें कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए? 2 लोग चाहिए। जैसा कि सेक्शन 4 यही बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज बेसिकली अ रिलेशन अमंग 2 और मोर पर्सन्स विच हु एंटर्स इनटू एग्रीमेंट। तो कम से कम हमें 2 लोग चाहिए क्या बनाने के लिए? पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। लेकिन वहीं मैं कंपनी की बात करूं तो अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो आपको 2 लोग चाहिए कम से कम। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हो तो कम से कम 7 लोग चाहिए। और अगर आप 1 मैन कंपनी बनाते हो, OP कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, तो आपको 1 पर्सन चाहिए। 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है, पर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में तो कम से कम 2 लोग आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा डिफरेंस आई होप आपको समझ आया होगा। तीसरा, लीगल पर्सन को लेकर, लीगल स्टेटस को लेकर, लीगल एंटिटी को लेकर। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, इट इज़ नॉट अ लीगल पर्सन। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, इट डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो और जो उसके पार्टनर्स हैं वो अलग अलग नहीं हैं। जो फर्म है उसके नाम पर आप केस नहीं कर सकते, फर्म अपने नाम पर आपके ऊपर भी केस नहीं कर सकती। अगर आपको फर्म के साथ कोई ग्रीवियंसेस है तो आप फर्म के पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकते हो। बोलने मतलब क्या हुआ कि फर्म की अपनी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लीगल पर्सन नहीं है फर्म। लीगल पर्सन कौन होता है? जिसके ऊपर केस किया जा सके। बट फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, फर्म डज नॉट हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इन द केस ऑफ कंपनी इट इज हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अर्थात कंपनी अलग है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स या काम करने वाले लोग हैं वो अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। कंपनी का अलग स्टेटस है, लोगों का अलग स्टेटस है कंपनी में काम करने वाले, पर फर्म में ऐसा नहीं है। फर्म एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। आई होप आपको बोर्ड में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं इसलिए साइड हो जा रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर डिफरेंस। अगर मैं म्यूचुअल एजेंसी की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी लोग एजेंट हैं, सभी लोग प्रिंसिपल्स हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही होता है, मान लो 3 लोगों ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई, तीनों लोग आपस में एजेंट हैं, तीनों ही प्रिंसिपल हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है। यस, इसका मतलब क्या है कि अगर A, B, C तीनों आपस में पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, A जो भी काम करेगा फर्म के लिए उसके लिए B और C लायबल होंगे, B जो भी काम करेगा उसके लिए C और A लायबल होंगे, C जो भी काम करेगा फर्म के लिए उसके लिए B और A लायबल होंगे। बोलने मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, सभी लोग एजेंट होते हैं, सभी लोग प्रिंसिपल होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है? बेसिकली एजेंसी में क्या होता है, एक पर्सन प्रिंसिपल होता है, दूसरा उसका एजेंट होता है। एजेंट जो भी काम करता है प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होता है।
तो पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा होता है, सभी लोग एजेंट हैं, सभी लोग प्रिंसिपल हैं। अगर ए ने कुछ काम किया, अब ए कुछ काम कर रहा है मतलब ये एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो बी सी प्रिंसिपल होंगे, वो इसके काम के लिए लायबल होंगे। बी कुछ काम करता है तो बी एजेंट बन जाएगा, सी ए अब प्रिंसिपल बन गए और वो इसके काम के लायबल होंगे। बोलने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं दे ऑल आर म्यूचुअली एजेंट, दे ऑल आर म्यूचुअली प्रिंसिपल। एक दूसरे के प्रति वो एजेंट होते हैं, एक दूसरे के प्रति वो प्रिंसिपल होते हैं। जो एक एजेंट है वो प्रिंसिपल भी होगा, जो एक प्रिंसिपल है वो एजेंट भी होगा। तो म्यूचुअल एजेंसी डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न नो म्यूचुअल एजेंसी इज कंसर्न, नो म्यूचुअल एजेंसी इज डज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी केस में म्यूचुअल एजेंसी कभी भी नहीं होती। कंपनी केस में क्या होता है, कंपनी लायबल होती है डायरेक्टर्स के काम के लिए, डायरेक्टर्स को एजेंट माना जाता है, कंपनी को प्रिंसिपल माना जाता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती वहां पे। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है दोनों ही एजेंट है, दोनों ही प्रिंसिपल हैं। वैसे कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं सभी वो एक दूसरे के कामों के लिए लायबल नहीं होते हैं, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती वहां पे। याद रखिएगा, कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है। देन मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म को कौन मैनेज करता है, पार्टनर्स। जो लोग पार्टनर्स हैं वही पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करते हैं। कंपनी को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ, मान लो 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म बनाई, एक पार्टनर ने 10% का हिस्सा दिया, एक पार्टनर ने 50% का और एक ने 40% का। बेशक एक पार्टनर ने 10% ही हिस्सा दिया पर उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। हो सकता है कल को उसको पूरा 100% फर्म का लॉस झेलना पड़े, या जिसने 50% हिस्सा दिया उसको 100% पूरा झेलना पड़े। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। उनकी लायबिलिटी केवल उतनी लिमिटेड नहीं होती जितना उन्होंने शेयर लिया है, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पर कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, या तो बाई शेयर या तो बाई गारंटी। इसका मतलब जितने शेयर्स लिए हैं उतनी ही लायबिलिटी लिमिटेड है, उतने तक ही वो पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। फर्म के केस में क्या होगा, 3 पार्टनर ने फर्म बनाई, 2 पार्टनर भाग गए, एक पार्टनर बचा, जिन्होंने लोन दिया था वो एक पार्टनर से सारा लोन रिकवर कर लेंगे, चाहे उसका हिस्सा 2% का क्यों ना हो। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जिसने जितना शेयर लिया है उतना ही वो पे करेगा। आगे रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पार्टनरशिप फर्म, जिसको कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है, वो साफ साफ बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी ऑफ फर्म। फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपको कुछ लॉज का सामना करना पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। वो नुकसान सेक्शन 69 में दिया गया है। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 में कुछ एक नुकसान दिए गए हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगी। पर जनरली अगर रजिस्टर नहीं करते हो फर्म को तो आपकी फर्म खत्म नहीं हो जाएगी, फर्म फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज नेसेसरी। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले हमने पढ़े थे मिनिमम कितने लोग चाहिए हमें फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में। अब मैक्सिमम लोगों की बात है, तो अगर फर्म की बात करूं तो 100 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। ये जो प्रोविज़न है वो 2013 में कंपनी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद आया। अब 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होने के बाद ये साफ साफ बोल दिया गया कि चाहे आप कोई भी फर्म बनाते हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, नॉन बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, सभी केस में मैक्सिमम मेंबर आपके 100 हो सकते हैं। 2013 से पहले ये अलग नंबर थे। 2013 से पहले अगर आप बैंकिंग फर्म बनाते थे तो 10 लोग चाहिए होते थे मैक्सिमम, और अगर नॉन बैंकिंग बनाते थे बिजनेस करने के लिए तो आपको मैक्सिमम 20 चाहिए होते। ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने पार्टनरशिप फर्म के एसेंशियल्स में इसको अच्छे से डिस्कस किया है। प्लीज़ आप मेरे एसेंशियल्स वाली वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों अब मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं 2013 के बाद 100 लोग।
एक फर्म में। भाई कंपनी की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये चैनल आप LLB कर रहे हो, BA LLB कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी लोगों के लिए हमारा चैनल बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम YouTube पे नए हैं, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम पेज लो विद ट्विंस में जाकर हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज लो विद ट्विंस में जाकर हमें फॉलो करें, फेसबुक पेज लो विद ट्विंस में जाकर हमें फॉलो करें। तो अब आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप डीड इज रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप डीड मतलब जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच वो जरूरी होता है। एक एग्रीमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप फर्म के केस में। और कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी के केस में 2 डॉक्यूमेंट बड़ा जरूरी हैं। एक है AOA जिसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है MOA जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम of association. So 2 documents are very necessary in the case of company, AOA and MOA. AOA का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और MOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये होते क्या हैं? ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी का नाम बताते हैं, कंपनी की कैपिटल बताते हैं, कंपनी का पर्पस बताते हैं, कंपनी में काम कैसे होगा ये सब कुछ बताते हैं, कंपनी में कैसे रेजोल्यूशन पास हुआ, कितने डायरेक्टर चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ये सब चीज़ें ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट बड़ी जरूरी है कंपनी के केस में। पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बड़ी जरूरी है। इसके बाद अगला है ऑडिट रिक्वायरमेंट। ऑडिट करना किसको जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है, केवल उन केसेस में ऑडिट होता है जिस केसेस में पार्टनरशिप फर्म का टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज ऑडिट की जरूरत नहीं है। लोग कहीं नहीं बोलता कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के केस में ऑडिट इज मैंडेटरी। ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टर्नओवर कितना है, ऑडिट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ कंपनी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक और पॉइंट लिख सकते हो लास्ट की, अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, मेंबर की, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट आप ये लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है? पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, जैसे एक मेंबर मरा पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन कंपनी में क्या है? कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका। कंपनी में लोग मर जाएं तो कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, कंपनी स्टिल एग्जिस्टेंस में रहती है। मेरे दोस्तों आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें। आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ हमें कंट्रीब्यूट करें। हमारे गूगल पे नंबर 8219820461 8219200461 के ऊपर कोई भी अमाउंट 1 रुपये से लेकर कितना भी अमाउंट जो आपका अपनी श्रद्धा है, कंपल्सरी नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन कंपल्सरी नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।